पिछली क्लास में आप लोगों ने ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इनके बारे में। अब हमें देखना है कि इस भू राजस्व व्यवस्था ने भारत में भारतीय समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया, भारत में किसान वर्ग, कामगार वर्ग कैसे प्रभावित हुआ। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के प्रभाव या परिणाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये मुख्य परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये भारत के लोगों को जानना भी चाहिए कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। तो इसके ऊपर डिटेल लेक्चर जब मेंस की सीरीज स्टार्ट होगी तो उसमें डाला जाएगा। अभी जल्दी से समझ लेते हैं कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के क्या परिणाम हुए। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो या रैयतवाड़ी हो, सभी में लगान की दर बहुत ज़्यादा थी। किसानों की जो आय थी उतनी नहीं थी जितनी अंग्रेज लगान देते थे। तो इसका दुष्परिणाम ये निकला कि किसानों की आय लगातार कम होती चली गई और वो निर्धनता के चक्र में फंस गए। कृषि के वाणिज्यीकरण से लेकर के शहरी और ग्रामीण हस्तशिल्प का ह्रास, भूमि पर दबाव, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, धन निकासी भी इसी में हम लोग शामिल कर लेते हैं। जमीनों का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना, गैर कृषक वर्ग में यहाँ पर विशेष तौर पर साहूकार, इनको हस्तांतरण। तो ये सब प्रभाव है। कभी कभी तो सामान्य प्रश्न आ जाता है प्रीलिम्स से कि ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है या नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट ध्यान रखें। अब यहाँ पर बस जल्दी से इनका अर्थ समझ लेते हैं। कृषि के वाणिज्यीकरण का मतलब था जो कैश क्रॉप्स या नकदी फसलें होती हैं, अर्थात जिनको बाजार में बेचने के लिए जिनका उत्पादन किया जाता है, कपास है, नील है, जूट है, उनका उत्पादन। तो भारतीय किसानों के लिए ये एक थोपी गई व्यवस्था थी कि आप कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें। कहीं कहीं पर इनकी कीमत भी अच्छी मिलती थी, लेकिन इसका अधिकतम लाभ अंग्रेजों को होता था। जहां पर भी किसान स्वतंत्र तौर पर चुनाव करता है कि उसको कैश क्रॉप्स उगानी है, तो वहां पर उसको फायदा होता है। लेकिन जहां पर ये मजबूरी होती है, जहां पर वो अपनी फसलों को सीधे बाजार में नहीं बेच पाता, जहां उसको अपनी फसलों को मिडिलमैन को बेचना होता है, वहां उसके लिए ये नुकसानदायक होता है। अंग्रेजों के लिए भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण इसलिए जरूरी था क्योंकि उन्हें ब्रिटेन की फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल चाहिए था। कृषि के वाणिज्यीकरण का एक नुकसान ये भी हुआ कि जो छोटे किसान थे, जो अपने खाने पीने की जरूरतों को अपने कृषि कार्यों से पूरा कर लेते थे, उनको दिक्कतें हुई। दूसरा, हस्तशिल्प का ह्रास। यहां पर भी मुद्दा ब्रिटेन में औद्योगिकरण, और सिर्फ ब्रिटेन में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं, फ्रांस से लेकर के और तमाम यूरोपीय देशों में हुआ। तो वहां पर जो बड़े तादाद में वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो कागज हो, तो उसकी खपत कहां पर हो और उसके लिए कच्चा माल कहां से प्राप्त हो। तो 1813 आते आते ब्रिटेन ने लगभग तय कर लिया
कि भारत को एक कच्चे माल के निर्यातक के तौर पर विकसित करना है और ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुओं का आयात भारत में किया जाए। तो इसके लिए जरूरी था कि सुनियोजित तरीके से भारत में जो हस्तशिल्प है उसको नष्ट किया जाए। हस्तशिल्प के ह्रास का एक प्रत्यक्ष जो प्रभाव था वो देखा गया भूमि पर दबाव के तौर पर। भूमि पर दबाव का अर्थ ये है, यहाँ हमने विखंडन भी लिखा है, भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। दरअसल जैसे बुनकर उद्योग ले लीजिए, तो बुनकर कपड़े का व्यवसाय करते थे, कपड़ा बुनते थे। जब उनका उद्योग प्रभावित हुआ, वो लाभदायक नहीं रहा, अंग्रेजों ने कच्चे माल पर, कपास पर नियंत्रण कर लिया, तो जो बुनकर गांव में थोड़ी बहुत जमीन रखते थे उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी। उन बुनकरों के यहाँ जो कर्मचारी थे, अगर उनके पास अपनी जमीन थी तो उन्होंने भी खेती बाड़ी शुरू करी, या फिर उन्होंने दूसरों की जमीन पर खेती करनी शुरू करी। लेकिन प्रश्न ये है कि जब ये लोग व्यवसाय में थे तब इनकी जमीनों पर कौन खेती बाड़ी कर रहा था? तो इससे समझ में आता है कि पहले ज्यादा भूमि थी, कम लोग उसके ऊपर कृषि कर रहे थे। लेकिन जब हस्तशिल्पों का ह्रास हुआ तो हस्तशिल्पों से निकाले गए कर्मचारी कृषि में आ गए और जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बटी। अब जो किसान है, जो चाहे वाणिज्यिक फसलें उगा रहा हो, चाहे साल भर के लिए अनाज, गेहूं, चावल उगा रहा हो, भू राजस्व की दर बहुत ज्यादा है और अगर उसकी फसल खराब हो जाए या उसको कोई आकस्मिकता आ जाए, उसके घर में कुछ खुशी का अवसर हो या कोई गम हो, जहां पर उसको थोड़ी अतिरिक्त राशि चाहिए, तो वो उसके पास नहीं होती थी, लेकिन उसको लगान चुकाना होता था। तो ऐसे में उसके पास एक ही उपाय था, गांव के साहूकार या जमींदार के पास जाना और उससे एक छोटा सा अमाउंट ब्याज पर ले लेना। अगले साल फसल अच्छी हुई तो वो कुछ चुका पाता था। दुर्भाग्य से अकाल जैसी स्थिति है, फसल अच्छी नहीं हुई या उसको कोई और समस्या आ गई, तो अब ऐसे में वो ब्याज का कुचक्र शुरू हो जाता था और वो अपनी जमीन छुटा नहीं पाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकार सिर्फ साहूकार ही नहीं थे, उनमें से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश और भारतीय व्यवसायियों के लिए मिडिलमैन या दलालों का काम भी कर रहे थे। वो सस्ती कीमतों पर किसानों से फसलें खरीदते थे या ग्रामीण क्षेत्रों में जो थोड़े बहुत उद्योग बच गए थे वो उनका सामान सस्ती दरों पर खरीदते थे और विदेशी या भारतीय मालिकों को पहुंचाते थे। तो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों के पास जमीन आने लगी। ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकार कभी भी जमींदार वर्ग नहीं था, उसके पास जमीनें नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश भारत में ये देखा गया कि वो जमींदार हो। तो ग्रामीण ऋणग्रस्तता के मूल में दो चीजें थी, उच्च लगान की दर और ग्रामीण उद्योगों का संकट में आ जाना या उनका समाप्त हो जाना। जब कंपनी ने भारत के साथ व्यापार शुरू किया था तो धन निकासी जैसा कुछ नहीं था। कंपनी को भारत से मसाले चाहिए होते थे, वस्त्र चाहिए होते थे, नील चाहिए होती थी, सोराब चाहिए होता था। जो कुछ भी भारत में होता था, कच्चा माल या तैयार, अधिकतर तैयार, वो यूरोप चला जाता था और बदले में कंपनियों को, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो या अन्य कंपनियां हो, बुलियंस, सोने चांदी के सिक्के देने पड़ते थे।
लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विजय कर लिए जाने के बाद स्थितियां पलट गईं। अब अंग्रेजों ने बंगाल से जो भू राजस्व इकट्ठा किया, उसी से वो भारत में सामान खरीदने लगे। आगे चल करके इस प्रक्रिया में और भी चीजें जुड़ गई। अब भारतीय भू राजस्व से भारतीय कच्चा माल खरीदा जाता था, वो इंग्लैंड जाता था, वहाँ की फैक्ट्रियों में उसको तैयार माल में बदला जाता था और फिर वो भारत में आकर के बिकता था और फिर वो धनराशि वापस इंग्लैंड चली जाती थी। धन निकासी के और भी कुछ स्रोत थे, जैसे कि होम चार्जेस। होम चार्जेस यानी ब्रिटेन में सरकार भारत के लिए जो भी परचेज करती थी, या जैसे अधिकारियों और सैनिकों की पेंशन आती है, एक लंबे समय तक ब्रिटेन में जो सेक्रेटरी इंडिया उसके खर्चे, तो कई सारी चीजें थी जिसके माध्यम से भारत से धन की निकासी होती रही। सोना चांदी और अन्य चीजें तो थी। तो ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव में अभी आपसे इतना ही देखें। शब्दों के अर्थ आपको क्लियर होने चाहिए। अगर कोई शब्द इसके अलावा जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप समझना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इस शब्द का अर्थ समझना चाहते हैं, और इसमें से भी कुछ अगर आप दोबारा समझना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं।